अल्फोंस डॉडेट 1840 to 1897 एक फ्रांसीसी उपन्यासकार थे और लघुकथाकार। अंतिम पाठ्य सूची सेट है फ्रेंको प्रशिया युद्ध 1870 to 1871 का दिन बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशिया ने फ्रांस को हराया। तब प्रशिया उसी में शामिल थी जिसमें राष्ट्र अब हैं जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से। इस कहानी में अल्सैस और लॉरेन के फ्रेंच जिले शामिल हैं प्रशिया के हाथों में। इससे स्कूल पर क्या प्रभाव पड़ा और कहानी को पूरा देखें। द लास्ट लेसन यह अल्सास में किसी भी सामान्य दिन की तरह था, लेकिन फ्रांस उस दिन स्कूल के लिए लेट हो चुका था। अपने रास्ते में वह उन चीजों के बारे में सोच रहा था जो वह स्कूल जाने के बजाय कर सकता था, जैसे पक्षियों को जंगल में देखना या फिर सोल्जर्स को ड्रिलिंग करते हुए देखना। वह स्कूल जाने से डर रहा था क्योंकि वह जानता था कि उसके शिक्षक एम हैमल पार्टिसिपल्स पर सवाल पूछेंगे। जब वह टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ देखी और वह सोचने लगा कि क्या बात हो सकती है। बुलेटिन बोर्ड को पढ़ने वाले लोहार वॉशर ने उससे कहा कि इतनी जल्दी मत जाओ, तुम अपने स्कूल समय से पहुंच जाओगे। फ्रांस ने सोचा कि वह उसका मजाक उड़ा रहा था। आमतौर पर छात्रों द्वारा एक साथ पाठ दोहराने, टेबल खोलने और बंद करने और अन्य आवाजों के कारण स्कूल में बहुत शोर होता था। लेकिन उस दिन जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो सब कुछ बहुत शांत था और वह किसी को बिना दिखे अपनी सीट पर नहीं जा सका। फ्रांस अपनी सीट पर जाने के लिए बहुत भयभीत था क्योंकि उसने सोचा था कि वह एम हैमल द्वारा डांटा जाएगा। लेकिन जब उसने कक्षा में प्रवेश किया तो एम हैमल ने उसे अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही वह बैठा, उसने देखा कि उसके शिक्षक ने अपने सुंदर हरे रंग का कोट, फ्रिल्ड शर्ट और काली कढ़ाई वाली टोपी पहनी हुई थी, जिसे वह केवल निरीक्षण और पुरस्कार बांटने के दिनों में पहना करता था। जब फ्रांस ने बैक बेंच पर देखा तो वहां बूढ़ा हाउसर, जो एक पुराना प्राइमर साथ लाए थे, पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और कई अन्य लोग बैठे थे। वह इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि उसी समय एम हैमल ने कहा कि यह एक फ्रेंच शिक्षक के रूप में उनका आखिरी दिन था। उन्होंने बताया कि बर्लिन से एक नया आदेश आया है और अब अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि नए जर्मन के शिक्षक कल आने वाले हैं। फ्रांस यह सुनकर हैरान रह गया और अब उसे समझ में आया कि हर कोई टाउन हॉल में इस नए आदेश के बारे में ही पढ़ रहा था। अब फ्रांस को गहरा अफसोस हो रहा था कि यह उसका आखिरी फ्रेंच का पाठ था। हालांकि फ्रेंच उसकी मातृभाषा थी, फिर भी वह इसे पढ़ या लिख नहीं पा रहा था। फिर उसने अतीत के बारे में सोचा, जब उसने फ्रेंच को कोई महत्व नहीं दिया था। अब अपनी इतिहास और व्याकरण की पुस्तकें छोड़ देने का ख्याल उसे सताने लगा। क्योंकि अब एम हैमल दूर जा रहे थे, इसलिए फ्रांस ने उन्हें उनके सख्त तौर तरीके के लिए भी माफ कर दिया। फ्रांस अपने शिक्षक के लिए बहुत दुखी महसूस कर रहा था। अब वह जानता था कि उसके अध्यापक ने आखिरी पाठ के सम्मान में अपने विशेष कपड़े पहने थे और सभी गांव वाले वहां उन्हें सम्मान देने के लिए वहां बैठे थे। थोड़ी देर के बाद फ्रांस की बारी थी कि वह पार्टिसिपल्स पर सवाल का जवाब दे। फ्रांस चाहता था कि वह बिना रुके प्रश्न का उत्तर दे सके, परंतु वह बीच में रुक गया और सिर झुकाकर अपनी सीट पर खड़ा रहा। तब एम हैमल ने उसे बताया कि वह उसे डांटने नहीं वाला, क्योंकि वह जानते थे कि अल्सेस में लोग हमेशा सीखने को कल पर टालते रहे हैं और उन्हें इसके लिए खुद को दोषी मानना होगा। उन्होंने कहा कि प्रशा के लोग हमसे इस बारे में सवाल करेंगे कि हम खुद को फ्रेंच कैसे कह सकते हैं जब हम अपनी भाषा को सही ढंग से बोल या लिख भी नहीं सकते। तब उन्होंने कहा कि इसमें फ्रांस के माता पिता एवं खुद एम हैमल का भी दोष था, क्योंकि उन्होंने उसे अन्य चीजें करने के लिए भेजा था जब उसे पढ़ना चाहिए था। फिर उन्होंने अपनी स्पष्टता और तर्क के लिए फ्रेंच भाषा की प्रशंसा की और बताया कि भाषा कैसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गुलाम लोगों के लिए भाषा एक चाबी के समान है, जिसे वह अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आदमी अपनी भाषा से जुड़ा रहता है, उसके पास अपनी आजादी की चाबी होती है। उसके बाद उन्होंने व्याकरण की किताब से एक पाठ पढ़ना शुरू किया। फ्रांस यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि उसे यह पाठ कितने स्पष्ट रूप से समझ आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि एम हैमल चाहते थे कि वह उस एक पाठ में अपना सारा ज्ञान बांट दें। व्याकरण के बाद बच्चों ने नई किताबों पर लिखना शुरू कर दिया, जो उन्हें एम हैमल ने ला कर दी थी और जिस पर बहुत खूबसूरती से फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था। अब हर कोई लिखने में इतना व्यस्त था कि उन्होंने कुछ बीटल्स और कबूतरों पर भी ध्यान नहीं दिया।
फ्रांस सोच रहा था कि क्या प्रशा के लोग कबूतरों से भी जर्मन में गवाएंगे। फ्रांस ने देखा कि एम हैमिल एकदम स्थिर बैठकर कक्षा में सब कुछ देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपने दिमाग में सब कुछ बसा लेना चाहते थे, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़ना था और उनकी बहन ऊपर कमरे में ट्रंक पैक कर रही थी। लिखने के बाद उन्हें इतिहास का पाठ पढ़ना था। अब बूढ़ा हाउजर खड़ा हुआ और उसने चश्मा पहन लिया और प्राइमर पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसकी आवाज कांप रही थी। कमरे में हर कोई एक ही समय में हंसना और रोना चाहता था। जैसे ही 12 बजे एक ही समय में प्रार्थना और प्रशन सैनिकों की ड्रिलिंग की आवाज आने लगी। एम हैमिल खड़े हुए और बोलने लगे। ऐसा लग रहा था कि उनका गला घुट रहा था और वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। इसलिए उन्होंने ब्लैकबोर्ड की ओर रुख किया और चाक का एक टुकड़ा लिया और जितना बड़ा हो सकता है लिखा, वीवा ला फ्रांस। फिर वह दीवार के सहारे झुक गए और अपने हाथ से एक इशारा किया कि क्लास खत्म हो गई है, आप जा सकते हैं। अध्याय का मुख्य विषय है कि लोग कैसे पीड़ित होते हैं जब उनकी भाषा को उनसे दूर ले जाया जाता है, क्योंकि उनकी भाषा उनकी पहचान और स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। पूरे अध्याय में यह देखा जाता है कि किस तरह से अल्सेस के लोग यह बात स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी भाषा उनसे ले ली गई है। अध्याय का उप विषय वह दृष्टिकोण है जो सीखने के प्रति शिक्षक और छात्र दोनों द्वारा लिया जाता है। हम देख सकते हैं कि फ्रांस और एम हैमिल दोनों किस तरह से सीखने को कल पर डालते थे और उसमें लापरवाही बरतते थे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि अब अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो वह मायूसी और पश्चाताप से भर जाते हैं।